नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यू का सेशन हम लोग आपके सामने लेके आए हैं जो कि क्लास 8th का है। इसमें सोशल साइंस ओलंपियाड के हम लोग सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आंसर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं, क्या पैटर्न रहेगा, फिर सिलेबस क्या रहता है और साथ ही साथ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपसे पूछे जाते हैं किस तरीके के। तो पहले देख लीजिए पैटर्न में क्या है कि पहले हिस्ट्री आएगी, 20 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ज्योग्राफी 15 मार्क्स की है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। सिविक्स हो गई, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क की है। अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। सिलेबस अगर देखा जाए तो सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस है। हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न इंडिया सोर्सेज एंड सिग्निफिकेंस हो गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर हो गया, रूरल लाइफ, ट्राइबल सोसाइटीज, रिवॉल्ट ऑफ 1857, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स, फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ज्योग्राफी सेक्शन में आएंगे तो रिसोर्सेज है, लैंड, सॉइल एंड वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज है। सेक्शन 3 मतलब सिविक्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, सेक्युलरिज्म दिया गया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, सोशल जस्टिस है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ वाला चैप्टर है और साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट है और कुछ हॉट्स के क्वेश्चंस होंगे जो इन्हीं तीनों से रिलेटेड होंगे। आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस तीनों सेक्शन की पूरी प्लेलिस्ट एमसीक्यूज़ की बनी हुई है जो हमने डिस्क्रिप्शन पे लगा दी, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया विच केम अप इन 1920s इज सिचुएटेड इन। अब देखिए जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है ये 1920s में बना। अब आपको बताना ये सिचुएटेड कहाँ पर है, कहाँ पर इसकी हेडक्वार्टर है, ऐसे आपको बताना है। तो ये न्यू दिल्ली की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड इन 1782। अब देखिए जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था वो 1782 में ख़त्म होता है। अब आपको क्या बताना है कि ये किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी 1782 में, उसमें ये ख़त्म हुआ था। अब एक चीज़ जो अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में वो ये रहती है कि जो पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें गवर्नर जनरल एआई कह सकते हैं कि उसको लीड किसने किया था अंग्रेज़ों की तरफ से, तो उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको लीड किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्स वॉज अ गुरु फ्रॉम जावा कास्ट। तो जावा कास्ट है, मेनली साउथ में एक कास्ट बहुत ज़्यादा रहती है। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वॉज वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। तो एक बहुत अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था? एक कास्ट होनी चाहिए, एक रिलीजन होना चाहिए, एक ही गॉड है ह्यूमन काइंड के लिए, इसलिए। तो इस तरीके का स्टेटमेंट था। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? तो ये श्री नारायण गुरु के बारे में बात हो रही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अवर प्लैनेट। तो हम लोग के प्लैनेट अर्थ पे फ्रेश वाटर का सोर्स क्या क्या है? तो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स भी है, रिवर्स भी है, ग्राउंड वाटर भी है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सब के सब जो सोर्स हैं वो फ्रेश वाटर के ही हैं। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज। तो जिस तरीके से या जिस वे से लोग स्प्रेड है अर्थ सरफेस में, उसको क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं कहते, इसको कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर कुछ क्लू दी गई हैं और इन क्लू को समझ के आपको बताना उस क्रॉप का नाम क्या है। तो इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, तो गर्मी चाहिए और साथ ही साथ नमी भी चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए इसको। हिल स्लोप्स चाहिए, मोस्ट सुटेबल हैं इसके कल्टीवेशन के लिए हिल स्लोप्स। और ब्राज़ील जो है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो वीट तो ऐसा नहीं कंडीशन रिक्वायर करता है, ना ही मेस करता है। टी और कॉफ़ी में कंडीशन एक ही जैसी है अप्रॉक्सीमेट, लेकिन ब्राज़ील क्योंकि लीडिंग प्रोड्यूसर है तो ये कॉफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच राइट अलाउज सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू मूव टू कोल्ड। देखिए क्या है, भारतीय सिटीजन के पास, इंडियन सिटीजन के पास एक राइट है कि अगर उनका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या वो डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ही फिलहाल पूछा गया आपसे। तो इस राइट को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल 32 याद रखिएगा, इसी से ही रिलेटेड है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 जो है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा का इंपॉर्टेंट फंक्शन इनमें से क्या है आपको बताना है। तो जुडिशरी को क्या सेलेक्ट करता है लोकसभा, बिल्कुल गलत। लेजिस्लेटिव को क्या सेलेक्ट करेगा, तो ये भी गलत है। लेजिस्लेटिव को सिलेक्ट करने का काम तो लोगों का होता है। लोकसभा का काम क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करता है, मतलब मिनिस्टर जो होते हैं वो इसी लोकसभा से बनते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मतलब इवेंट्स दिए गए हैं, आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले आपको ईयर बता देते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे अरेंज होगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था ये 1878 में आया था। कौन लेके आया था इसको, तो लॉर्ड लिटन था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन लेके आया था। कांग्रेस रिजॉल्व टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज वाली बात कब हुई थी, 1929 में हुई थी। ठीक है, शायद लाहौर सेशन था 1929 में, उसी में हुई थी ये बात। आप इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, तो ये 1905 में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद स्प्लिट, जो सूरत स्प्लिट हुआ है 1907 के कांग्रेस सेशन में हुआ है। इसका एक और नाम है सूरत स्प्लिट भी इसको कहते हैं, सूरत स्प्लिट हुआ था। अब हुआ क्या था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आपस में एक दूसरे के जो भी तरीके थे जिससे वो इंडिपेंडेंस चाह रहे थे उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। मॉडरेट जो थे वो याचना करते थे, वो दया की भीख मांगते थे, ऐसा उन लोग को लगता था। एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, वो कह रहे थे मारो काटो, ऐसा काम करो, या इनके खिलाफ कुछ ऐसा आंदोलन खड़ा करो। तो वो सब भी वो लोग नहीं मान रहे थे, तो इसी वजह से क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सूरत स्प्लिट। तो अब आप समझ गए होंगे सबसे पहले क्या हुआ है, 1 हुआ है, फिर 3 हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 2। तो 1 3 4 2 मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कंट्रीज PQR। अब देखिए PQR कुछ कंट्रीज हैं। अब आप इन कंट्रीज को पहले समझिए कि इनके बारे में क्या दिया गया है। तो P में जैसे पूछा गया है, द पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिड नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। देखिए पिरामिड बहुत ज़्यादा बड़ा है बेस पे, लेकिन बहुत जल्दी ये नैरो हुआ जा रहा है ऐसे टॉप पे। बताना है किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है किसके बारे में है, तो ये केन्या के बारे में है। क्योंकि ये जो पिरामिड इस तरीके का होता है ये मेनली ऐसी कंट्रीज का होता है जो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ की मेडिकल चीज़ें अच्छी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर डेथ रेट बूढ़े लोगों का ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही मतलब अगला पार्ट देखेंगे। तो बस एक ही ऑप्शन देख के हम इसका आंसर बता सकते हैं, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी पिरामिड इज ब्रॉड इन यंगर एज ग्रुप्स, इंडिया का है। नैरो एट बेस मतलब बर्थ रेट बहुत ही कम, जापान की है। तो आप समझ गए होंगे इसको। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन का सेट था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा बहुत सारे MCQs हैं जिससे आप पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट में लगा उसको आप जाके देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।